नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम या बीएससी, जिनका भी बीकॉम या बीएससी हो पार्ट 3 का, उनको पता होगा कि जो एग्ज़ाम होता है तो 4 गो तो ऑनर्स पेपर होता है, पेपर 5, 6, 7, 8, और जो एक होता है जीएस का होता है, जनरल इन्वायरमेंट स्टडीज़। ठीक, तो जनरल इन्वायरमेंट स्टडीज से भी 100 क्वेश्चन आते हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पिछले साल भी ऑब्जेक्टिव हुआ था, इस बार भी ऑब्जेक्टिव होगा। और फिर से वही कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है होता है अपने यूनिवर्सिटी में रिपीटिटिव होता है, एज इट इज़ रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो अगर पिछले साल के क्वेश्चन को आप अच्छे से एक दो बार देख लिए हैं तो आप आसानी से वहाँ पर जाके इजीली टिक लगा सकते हैं। और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता भी है तो जनरल नॉलेज से रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, वो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ओके, तो बिना टाइम हम लैप्स किए हुए आइए शुरू करते हैं। और आपने बहुत सारे जगह हो सकता है ऐसा वीडियो देखे भी होंगे। हम खुद जैसे ये वीडियो बना रहे हैं जहाँ से हम क्वेश्चन उपलब्ध करवाए हुए हैं, बहुत सारा आंसर इसमें गलत है, लेकिन हम जो आपको आंसर बताएंगे एकदम प्रूफ के साथ बताएंगे, आपको उसका प्रूफ देंगे और सही आंसर बताएंगे। तो इसलिए बिलीव कीजिए और अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, लैंडस्केप मोड में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं बिना टाइम लैप्स किए हुए। 2020 का जीएस का पेपर है, 100 नंबर का है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बना सके। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता वाज रिटेन बाय। भगवत गीता किनके द्वारा रचित है? तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो है नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि भगवत गीता जो है महर्षि व्यास, वेद व्यास जी जो थे उन्होंने ही भगवत गीता लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इकोनॉमी। अमेरिका डैश अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, पूंजीवादी, मिक्स्ड या नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका आंसर बी मारा हुआ है और सी को गलत किया हुआ है, लेकिन आंसर सी सही है। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी है। अमेरिका एक मिक्स्ड इकोनॉमी का आंसर है, मिक्स्ड इकोनॉमी का उदाहरण है। ठीक, आपको हम इसका प्रूफ भी दिखाते हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए दोस्तों, द यूएस इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को, आपको पता होगा कि अमेरिका का क्या नाम है, पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, और इंग्लैंड का नाम है यूके। तो यूएस और यूके शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, अमेरिका के लिए यूएस और ब्रिटिश के लिए यूके। तो यहाँ यूएस मतलब अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है। द यूएस इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिबिटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। पूंजीवाद भी और समाजवाद भी है। Such a mixed economy embraces economic freedom when it comes to capital use, but it also allows for government intervention for the public good. Okay, तो अमेरिका क्या याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक, एकदम यही जो हम आंसर बता रहे हैं सही है, प्रूफ के साथ बता रहे हैं। दूसरे पर भरोसा मत कीजिए, या तो आप खुद से चेक कर सकते हैं, नहीं तो हमें तो आंख मूंद क्या भरोसा कर सकते हैं दोस्तों। हम सबका लगभग जो भी अच्छा क्वेश्चन है सबका हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय। मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड भी कहते हैं, NH1 और NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत आता है। ठीक, इनका निर्माण शेरशाह सूरी जी ने करवाया था। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु गोविंद साहब वाज द डैश गुरुज ऑफ सिख। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कईवें गुरु थे? तो ये 10वें गुरु थे। देखिए यहाँ बच्चा फर्स्ट मारा हुआ है, 10th गुरु थे। ओके, 10वें गुरु थे। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए, आप सभी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। ये आसान क्वेश्चन आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे, इसका मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम जरूर दिखा देते हैं। जो अच्छा क्वेश्चन होगा उसको जरूर दिखाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। फर्स्ट एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन। पहला एटम बम गिराया गया था कहाँ पर? देखिए सब पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम तो गिराया गया था जापान में 1945 में, सेकंड विश्व युद्ध के टाइम में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका ने गिराया था। लेकिन पहला कहाँ गिराया था? तो पहला गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। ओके, तो इसका आंसर क्या है? हिरोशिमा। इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ऑन 6 अगस्त 1945 एट 8:15 8:15 बजे के आसपास द फर्स्ट बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द सेंटर ऑफ द हिरोशिमा। लिटिल बॉय वाज ए गन टाइप फ्यूजन बॉम्ब। ठीक, लिटिल बॉस बॉम्ब का नाम था, फ्यूजन बॉम्ब था। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त को पहला गिराया गया था, फिर बाद में नागासाकी पर गिराया था। जापान जब नहीं माना, एक एटम बम गिरने के बाद भी वो अपना मतलब तानाशाही एक प्रकार से समझिए, वो खूब बम बरसा रहा था, तो नहीं माना तो फिर दोबारा एटम बम गिरवाना पड़ा। इसमें बहुत सारे आदमी की डेथ हो गई। तो पहला बम हिरोशिमा पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो ये आसान क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के रचनाकार हैं, ऑथर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड एट, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये पटना में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है, हेड क्वार्टर ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट, वैशाली डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वैशाली जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, कहाँ है? हाजीपुर। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए मित्रों, हाजीपुर द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑफ वैशाली, वैशाली का जिला मुख्यालय है। वॉज सो नेम्ड आफ्टर ए किंग ऑफ बंगाल, बंगाल के राजा के नाम पर रखा गया है। नेम्ड हाजी इलियास शाह, हाजी इलियास शाह के नाम पर हाजीपुर रखा गया है, जो कि वैशाली का हेड क्वार्टर है। ठीक, हु फाउंडेड इट, जिन्होंने इसका मतलब एक प्रकार से कहिए कि इसको बसाया था, हाजी इलियास शाह, हाजीपुर। ये भी आपको ध्यान रह जाएगा, एक जीके का पॉइंट भी इसके थ्रू हम आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा सारा वीडियो नॉलेज से भरपूर रहता है। एक तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो डिस्कस करते ही हैं, साथ ही साथ कुछ न कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम बताते ही रहते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसमें कुछ जाता नहीं है आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, येस बैंक इज अ बैंक, येस बैंक एक क्या बैंक है? प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है या फॉरेन बैंक है? तो ये येस बैंक एक प्रकार का प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है। दोस्तों ये आंसर ए सही है, सी नहीं, आंसर ए सही है। इसका हम आपको रेफरेंस दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अबाउट येस बैंक, येस बैंक इंडिया हैज़ न्यू एज प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इज द आउटकम ऑफ द प्रोफेशनल कमिटमेंट ऑफ इट्स फाउंडर राणा कपूर एंड हैज़ हाईली कॉम्पिटेंट टॉप मैनेजमेंट टीम। ठीक, तो येस बैंक एक प्रकार का प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आप ध्यान रखें। राजा राम मोहन राय, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, राजा राम मोहन राय वाज ए फेमस, क्या थे? तो समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन एक प्रसिद्ध सोशल रिफॉर्मर थे, जो कि सती प्रथा का अंत किए थे। आपको पता होगा, सती प्रथा, बाल विवाह का अंत किए थे राजा राम मोहन राय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, हम सभी ने कहीं न कहीं पढ़ा होगा कि कांग्रेस की स्थापना, अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस के बारे में तो पढ़ाया ही जाता था हम लोग को। तो कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, और दूसरे पार्टी का हमको पता हो ना हो, लेकिन कांग्रेस का तो लगभग सभी को पता होता है। 1885 में ए ह्यूम ने इसका स्थापना किया था। ऐसा माइंडसेट ही बना के जो शुरू से अभी एजुकेशन का सिस्टम था, इसी प्रकार से कि आप कांग्रेस के बारे में जानें। ऐसा लगता है कि देश के लिए सिर्फ कांग्रेस ही कुछ किया हुआ है। वो सब बात छोड़ते हैं, आगे देखिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट, भूदान आंदोलन के प्रणेता थे? तो आचार्य विनोबा जो थे, भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। द सुप्रीम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, एवरीबडी नोज, आप सभी जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, इज़ द गवर्नर ऑफ बिहार, देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और उस समय भी और अभी भी फागू चौहान जी जो हैं बिहार के गवर्नर हैं, प्रेजेंट में भी। तो थोड़ा बहुत कहें ना, कुछ क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहा है तो वो करेंट अफेयर से आता है। आप अगर डेली अपडेटेड रहते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो आपको कुछ न कुछ करंट अफेयर जो है आसानी से बन जाएगा। ओके, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, पूरा वीडियो देख लीजिए, इसको 1 से 2 बार देख लीजिए। और 20 का एक तो ABC सेक्शन का है, ये DF ग्रुप का जो है उसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, 2018 का भी वीडियो अपलोड करेंगे। ये तीनों देख लेंगे तो मेरा दावा है कि 90 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज जैसे ही बन जाएगा। और जो 10 क्वेश्चन करंट अफेयर है वो तो नया नया आते रहता है कि अभी नया ये मंत्री कौन बना है, इसकी राजधानी कहाँ है, किसी का नाम अगर परिवर्तित हुआ है तो वो सब पूछ सकता है दोस्तों, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस आसान है, 5 जून को मनाया जाता है, आंसर ए। नेक्स्ट, 14 मेजर इंडियन बैंक्स वेयर नेशनलाइज इज इंड, मतलब डैश में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? मतलब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 1969 में जो 14 मुख्य प्रमुख बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, इन 1969 में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सबको नेशनलाइज्ड किया गया। तो 1969 में 14 जो प्रमुख बैंक हैं सबका नाम दिया हुआ है, उनको राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ 17 नंबर है, द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो एवरीबडी नोज ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द रिलीजियस बुक ऑफ पारसीज, मतलब पारसियों की धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो देखिए जैन एवेस्टा, क्या है? तो जैन एवेस्टा।
कुरान किसका है? इस्लाम का है। बाइबल किसका है? क्रिश्चियन का है। ठीक, और पारसी जो है उनका जो धार्मिक किताब क्या है? तो जैन एवेस्टा, ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 90 नंबर, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रोपाउंडेड बाय, डैश के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो आइंस्टीन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, ज़्यादा तो नहीं। ये जो फॉर्मूला कहीं ना कहीं आप सुने होंगे कि एनर्जी को हम मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। E बराबर mc²। ठीक, m क्या है? तो मास है, c स्पीड ऑफ लाइट। आप अगर यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, आइंस्टीन ने इसी चीज़ को बताया कि किसी भी मास को हम, अगर वो मास है, अगर कोई भी बॉडी मास है, उसमें मास है, मास मतलब उसका द्रव्यमान होना चाहिए, अगर मास है ना तो उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कितना एनर्जी बन सकता है? देखिए mc²। अगर 1 kg का भी वेट का अगर कोई चीज़ है आपके पास, उसको स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, उतना आपको एनर्जी मिलेगा। 1 kg, कोई 1 kg मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे कितना एनर्जी मिल सकता है? तो इसी सिद्धांत पर ना आगे चल के न्यूक्लियर फ्यूजन, जो न्यूक्लियर बॉम्ब बना है, एटम बॉम्ब बना है, इसी सिद्धांत पर बना हुआ है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही आगे मैं उसको मॉडिफाई करके एनर्जी को, वहाँ पर मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अपडेटेड लगे, मतलब नॉलेज से भरपूर लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ, रणजी ट्रॉफी एवरीबॉडीज नोज क्रिकेट से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज रिटेन बाय, नेशनल एंथम, भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे हैं। हाँ, राष्ट्रीय गीत होता तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो वंदे मातरम जो हमारा है, वो राष्ट्रीय गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। और नेशनल एंथम की बात करें, जो हम लोग स्कूल में प्रेयर के बाद या जब छुट्टी होता है तो सभी स्कूल में लगभग नेशनल एंथम चलाया जाता है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है। एक तो वो हमारा नेशनल एंथम लिखे हैं, और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखे हैं, गुरुदेव जिसको भी रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, रिवोल्यूशन रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मतलब क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध दूध के उत्पादन से है। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध, नीली क्रांति किसको कहते हैं? मछली के उत्पादन से है। ठीक, रोहित शर्मा इज एन इंडियन, मतलब रोहित शर्मा भारतीय डैश खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलता है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 साल का होता है, आसान क्वेश्चन है। देखिए, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। सुने होंगे कि वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो गया, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया कि पहले कुछ था, अब बाद में कुछ और हो गया, कंजस्टेड हो गया, इसी को कहते हैं डेमोग्राफी। आप सुने होंगे, ये बहुत रेलिवेंट शब्द है, आसानी से आपको सुनने का मिल जाएगा। तो जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ आर्य समाज वॉज, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जी आर्य समाज के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। और ये जो दयानंद सरस्वती थे, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान आसान क्वेश्चन ये सब। जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड विथ, देखिए जयप्रकाश नारायण जी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन बात नहीं, इन्होंने समाजवादी पार्टी, जिसको जनता पार्टी भी कहते हैं, उससे जुड़ गए। तो सोशलिस्ट पार्टी इसको हम, इसका आंसर जाएगा, आंसर ए जाएगा। ज़्यादा दिन तक वो सोशलिस्ट पार्टी में रहे, उसी का नाम बाद में जनता पार्टी कर दिए, जो बाद में लोक जनशक्ति पार्टी, सॉरी लोजपा नहीं, जनता दल जो जेडीयू है, बस वही जनता पार्टी जो था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड योगा डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, योग दिवस, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को, सॉरी 21 जून को, आंसर बी है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 29 नंबर है, हु इज़ नॉन एज लौह पुरुष, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल, आपको पता होगा कि भारत में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो लगभग 532, मतलब 500 एवब, एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं ध्यान है, लेकिन ध्यान रखिए कि 500 एवब रियासत थे, रियासत बताएगा, छोटे मोटे राजा महाराजा सब थे। तो अगर ऐसा रहता तो 532 टुकड़ा हो सकता था हमारे देश का। उन्होंने क्या किए, सरदार पटेल सबको इकट्ठा किए, मतलब सबसे बात की कि चलो भाई तुम सब मिलके एक देश बना लो, भारत देश बना लो। लेकिन वहीं पर एक हैदराबाद और कश्मीर का जो लोचा लग गया, जो कश्मीर तो जैसे तैसे सुलझ भी, सॉरी हैदराबाद तो जैसे तैसे सुलह भी गया, लेकिन कश्मीर का मुद्दा अभी तक थोड़ा पेंच लगा हुआ है। वैसे कश्मीर तो एकदम भारत का अभिन्न अंग है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ ऐसी गतिविधियाँ सब होती रहती है। तो इसी कारण से लौह पुरुष, मतलब सरदार पटेल को उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन वीमेन पूछ दे तो वो है इंदिरा गांधी जी।
नेक्स्ट है इज़ नॉट ए डेमोग्राफिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश कौन नहीं है? चाइना। चाइना जो है एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, इसलिए तो वो कुछ से कुछ करते रहता है। जानती हैं कि कोरोना जो फैला था चाइना से ही फैला हुआ था, उसका है ही उद्देश्य खुद बढ़ो, अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लो और दूसरे को अर्थव्यवस्था को मार दो। तो चाइना एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है, वो एक पूरा पार्टी है, खुद में आपस में विचार विमर्श कर लेती है और शासन करती है। 31 नंबर देखिए, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ, एडम स्मिथ डैश के जनक हैं, तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक किसको कहते? तो एडम स्मिथ। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडम स्मिथ जी के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिकी बैंक है तो सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ नहीं है आप बताइए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा का कमर्शियल बैंक है, तो आंसर बी है। कुछ क्वेश्चन का हम रेफरेंस नहीं दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, उसका रेफरेंस देने से कोई मतलब नहीं है, टाइम लैप्स होगा। तो जो थोड़ा मतलब लग नहीं रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, तो हम उसका आपको रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन जो एकदम एग्जैक्ट है आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो इसलिए हम उसका नहीं दे रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? तो मुंबई। वित्तीय राजधानी, अधिकतर जो पैसा कहाँ पर है? मुंबई में अधिकतर पैसा है। शेयर मार्केट सबके बारे में सुने होंगे तो मुंबई में वो। नेक्स्ट है, यामिनी कृष्णमूर्ति इज फेमस, यामिनी कृष्णमूर्ति एक फेमस क्या है? तो डांसर। आंसर डी सही है, ए नहीं, डी आंसर इसका सही है दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति जो फेमस डांसर है, इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति बोर्न ऑन दिसंबर 1940 इज एन इंडियन डांसर ऑफ भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ डांसिंग। ठीक, ये है यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका जन्म देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया के समय में हुआ था, क्योंकि 1940 में तो हमारा देश तो आज़ाद नहीं था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया था, तो मद्रास में हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी था एक प्रकार का, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। साइड से कुछ नॉइज़ आ रहा होगा दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मतलब वीडियो पर हमारे साउंड पे ही मतलब फोकस्ड रहें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द पटना यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो 1917 में, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट, भारत का संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो 22 भागों में बांटा गया, भारत के संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट बल्किस्ट मतलब बहुत विशाल है, कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे विशाल और सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है। प्राइमरली इट हैज़ 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स है जो कि 22 भाग में इसको बांटा गया है। 8 शेड्यूल है। नाउ इट हैज़ 448 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अपडेटेड नहीं है, क्वेश्चन पुराने भाग से पूछा हुआ है। तो पहले हमारे संविधान में 22 पार्ट था और 395 आर्टिकल था। एक सॉरी दोस्तों, थोड़ा बहुत परेशानी के लिए। देखिए पहले जो था हमारा संविधान 395 आर्टिकल था 22 पार्ट में और 8 शेड्यूल था, लेकिन अब अगर क्वेश्चन पूछ जाए, करंट में अगर क्वेश्चन पूछ जाए, ऑप्शन देख लीजिएगा, जो ऑप्शन आप में दिया हुआ है उसमें 25 दिया ही नहीं हुआ, इसलिए आप 22 पार्ट दे सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अब 447 आर्टिकल है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ये भी देख लीजिए कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार ऑप्शन देख लीजिए, भारत के संविधान को डैश भागों में बांटा गया है, तो 22 भी और 25 भी है, लेकिन 25 यहाँ तो किसी ऑप्शन में नहीं है। अगर यहाँ भी ऑप्शन में 25 रहता तो हम 25 मारते, अपडेटेड आंसर मारते, लेकिन यहाँ 25 नहीं है। तो भारत का संविधान जो पहले हम देखे थे कि 22 पार्ट था, 395 आर्टिकल था और 8 शेड्यूल था, लेकिन करेंटली अभी 448 आर्टिकल है और 25 पार्ट में बांटा गया। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर यहाँ पर बी होगा। ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर देंगे। 37 नंबर देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोक ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं? तो 12। कितने? 12। सभी जानते हैं कि 12। जैसे आप सुने होंगे, रेखा को देखे होंगे, रेखा अभिनेत्री जो है, सचिन तेंदुलकर भी मतलब राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। तो ये सब राष्ट्रपति उनको नामित करते हैं, 12 सदस्य को पूरे देश से, वो खुद से बिना किसी इलेक्शन के वो सब नॉमिनेट हो जाते हैं। 38 नंबर देखिए, इंडिया इंटर द ग्लोबलाइजेशन प्रोग्राम इन द ईयर, भारत
ने वर्ष डैश में वैश्वीकरण प्रक्रिया में प्रवेश लिया। मतलब तो भारत ने वैश्वीकरण में कब प्रवेश लिया वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन में? तो 1991। आंसर इसका क्या है? तो डी है 1991। इसका हम आपको रेफरेंस दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंडियाज इकोनॉमी हैज़ ग्रोन ड्रास्टिकली सिंस इट इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी इन 1991। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में, विश्व जो अर्थव्यवस्था में हम लोग ने 1991 में भाग लिया, तो भारत वैश्वीकरण में 1991 में पार्टिसिपेट किया है। तो 1991 हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा इज, मतलब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या 545 है। अधिकतम संख्या 545 है, लेकिन चुनाव 543 का ही होता है। आप लोग पढ़े होंगे ये सब 6th 7th 8th में, अगर कभी डेमोक्रेसी पढ़ते हैं हम लोग तो उस सिविक्स पढ़ते हैं तो उसमें दिया रहता है कि 543 का ये इलेक्शन होता है। दो जो होता है वो एंग्लो इंडियन होता है। ओके, तो मैक्सिमम संख्या 545 है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्जिमा इज ए डिजीज ऑफ, एक्जिमा किसका बीमारी होती है? स्किन, त्वचा का संबंधित एक रोग है एक्जिमा। नेक्स्ट है 41, भास्कर वाज एन इंडियन, भास्कर एक भारतीय थे। तो भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ये ध्यान रखिएगा। 43, माउंट आबू इज सिचुएटेड इन, माउंट आबू कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में। कहाँ है? तो राजस्थान में एक पहाड़ी श्रृंखला है, वहाँ है माउंट आबू, ठीक, राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में, ठीक, अब पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। देखिए इसका आंसर बचाने 1771 डाला हुआ है, तो हो सकता है ध्यान नहीं हो, मिस्टेक भी हो जाता है, लेकिन 1761 तो बहुत हम लोग ये शब्द रटाया गया था, तो इसका आंसर 1761 है। हम लोग आपको इसका रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सॉ एन इनॉर्मस, 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। सो एन इनॉर्मस नंबर ऑफ डेथ एंड इंजरीज, मतलब सबसे अधिक डेथ जो हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ही हुआ था। तो पहले जो यही लड़ाई सब होता था तो ये उसको मारता था, वो उसको मारता था, तो ये सब चीज़ अच्छा, राजतंत्र एक प्रकार से सही नहीं था। अभी ठीक है, कोई सभी तो कम से कम जीवित तो रह रहा है ना, कोई किसी को तो मार तो नहीं रहा है, ठीक, मतलब आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन पहले वो राजा उस पर हमला कर देता था, वो राजा उस पर हमला कर देता था, पूरा का पूरा वंश ही समाप्त हो जाता था दोस्तों, वो सब ठीक नहीं था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास, मतलब सर्वाधिक प्राचीन वेदा कौन है? तो ऋग्वेद, जो ऋग्वेद संहिता है, जो हमारा सर्वाधिक मतलब प्राचीन वेद है, इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, द ऋग्वेद संहिता इज द ओल्डेस्ट एक्सटेंट इंडिया टेस्ट, मतलब हमारा सबसे पुराना प्राचीन ग्रंथ है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ 28 वैदिक संस्कृत हाइमेन एंड 10,600 वर्सेज इन ऑल, ऑर्गेनाइज इनटू 10 बुक्स, संस्कृत मंडला जिसको कहते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद के बारे में अगर पूछे तो ऋग्वेद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में पारित हुआ? तो 1986, ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कभी इसका कानून पढ़े हैं तो वहाँ पर स्पष्ट आगे में लिखा रहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो 1986 में पारित हुआ है। इसका भी हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। डी है इसका आंसर है दोस्तों, बी नहीं, डी 1986। देखिए दोस्तों, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया इनेक्टेड ऑफ 96 to protect the interest of consumer in India. It was replaced by the Consumer Protection Act 2019, ठीक। तो 1986 में इसकी मतलब ये एक्ट आया था हमारे संविधान में, देश में लागू हुआ था 1986 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया राइट ऑफ एजुकेशन इज, भारत में शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, या नन ऑफ द अबव? तो फंडामेंटल राइट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो राइट ऑफ एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है कि 14 साल से कम बच्चे को सभी को निःशुल्क शिक्षा देना है, एक भारत का एक मौलिक अधिकार है हमारा। ओके, इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट, 86 याद रखिएगा, 86वां मतलब 86 संविधान जो संशोधन हुआ था 2002 में। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे भविष्य में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम रिपीटेटिव है।
शिक्षा के बारे में तो पूछा ही जाता। तो 86वां संविधान संशोधन है जो कि 2002 में हुआ था। इंसर्टेड आर्टिकल 21A, मतलब आर्टिकल 21 में जो ए है उसको इंसर्ट किया गया था, नया डाला गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मतलब फ्री मतलब क्या, मुफ्त, और कंपलसरी मतलब अनिवार्य शिक्षा ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा देना है एज ए फंडामेंटल राइट इन सच ए मैनर एज द स्टेट में बी द लॉ डिटरमाइंड। मतलब ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इन इंडिया राइट ऑफ एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है और 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इनको ऐड किया हुआ था। 48 नंबर है, होली काव इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ। पवित्र गाय डैश का राष्ट्रीय पशु है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। ये तो भारत का भी राष्ट्रीय पशु होना चाहिए था गाय, लेकिन चलिए विडम्बना है, भविष्य में देखते हैं कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। अभी तक नेपाल का ये पवित्र गाय है या राष्ट्रीय पशु है। मोबाइल कंपनी नोकिया वाज फ्रॉम। मोबाइल कंपनी नोकिया देश की है, किस देश की है? तो मोबाइल कंपनी नोकिया जो है फिनलैंड की है। कहाँ की है? फिनलैंड की है। इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। नोकिया किस देश की है? तो फिनलैंड की है दोस्तों। इसका रेफरेंस देखिए दोस्तों, फिनलैंड नोकिया, हेडक्वार्टर इन एस्पो सिंस सितंबर 2019, फाउंडेड टेम्पियर ग्रांड डक्ची ऑफ फिनलैंड। तो जो नोकिया कंपनी है फिनलैंड की है, ध्यान रखेंगे। बच्चे गलत आंसर दे चुके हैं, तो इसलिए आपको हम मतलब जो अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पर लगे कि नहीं मिस्टेक हो सकता है तो उसका हम आपको रेफरेंस दिखा रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो, और पूरा वीडियो देखिए, आगे और भी अच्छा चीज़ सब नॉलेज सबको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT स्टैंड फॉर। ICT का अर्थ है या ICT का फुल फॉर्म क्या है? तो ये आसान क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT स्टैंड फॉर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय। पारिस्थितिकी तंत्र पर सर्वप्रथम द्वारा प्रयुक्त हुआ। पारिस्थितिक तंत्र जो पद है, शब्द है, सबसे पहले किसने इसको प्रयुक्त किया है? तो AG टांसले, या इसको आर्थर टांसले भी कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इकोलॉजी अगर आप पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे तो AG टांसले, और उसके बाद इपियोडम का नाम पढ़े होंगे, रीटर का नाम पढ़े होंगे, बहुत सारे हैं, मैकआर्थर का नाम पढ़े होंगे। ये सब क्या है? तो इकोसिस्टम शब्द जो दिया था AG टांसले, याद रखेंगे। आर्थर टांसले, इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सर आर्थर जी टांसले, इनके नाम में तो सर भी लगा हुआ है। कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। 1935 में पारिस्थितिक शब्द का इन्होंने ये शब्द दिया था, AG टांसले। ठीक, याद रखेंगे, इकोसिस्टम शब्द AG टांसले ने दिया हुआ है। और देखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर इन फूड चेन। मतलब खाद्य श्रृंखला निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? अब आगे आपको इन्वायरमेंट से, जनरल स्टडीज इन्वायरमेंट था ना, तो जनरल स्टडी हम लोग देख लिए हैं। अब इन्वायरमेंट से देखेंगे। इन्वायरमेंट में आपको इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा, इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, ओजोन लेयर से क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के से क्वेश्चन पूछ सकता है। 12th में हो सकता है, आप अगर बायोलॉजी लिए होंगे, बायोलॉजी स्ट्रीम से हो तो वहाँ पर ये सब पढ़ाया ही जाता है, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ठीक पूरा। देखिए, प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? जो भोजन खुद बनाए, जो ऑटोट्रॉप होता है। ग्रीन प्लांट, तो ऑटोट्रॉपिक प्लांट, आंसर डी सही है। देखिए यहाँ पे वेजिटेरियन, शाकाहारी कौन है? शाकाहारी तो आदमी भी होता है, क्योंकि क्या अपना भोजन खुद बनाता है या वो निर्माता है? खाद्य श्रृंखला में निर्माता का काम करता है? जी नहीं, गलत है। शाकाहारी बकरी अपना भोजन खुद बनाता है, गलत बात है। जो खाद्य श्रृंखला में निर्माता का, प्रोड्यूसर का काम करता है, उसको ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं, ग्रीन प्लांट या ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सभी प्लांट नहीं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, क्योंकि जो ऑटोट्रॉपिक है वो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बनाता है। कुछ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट भी होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, ये सब हेट्रोट्रॉपिक है, इनको हम प्रोड्यूसर नहीं कर सकते हैं। ये सब पैरासाइट है, क्योंकि ये इंसेक्ट जो आता है उसको पकड़ लेता है अपने में, तब वो भोजन करता है। तो जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है वही प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर फॉर लिविंग। प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। मतलब कौन ऐसा जीव है जो खुद के जीवन जीने के लिए उत्पादक पर, प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है? उत्पादक कौन है? ग्रीन प्लांट। जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट पे डिपेंड है, ऐसा कौन है? तो वेजिटेरियन, जो शाकाहारी हैं। जैसे आप बकरी ले लीजिए, शाकाहारी है, वो सब क्या है? ग्रीन प्लांट पे। घास क्या है? एक प्रकार से पौधा ले सकते हैं,
ग्रीन है, वो भी अपना भोजन बनाता है, बड़ा होता है। तो ये जो शाकाहारी वेजिटेरियन है तो उस पर डिपेंड है, किस पे, तो प्रोड्यूसर पे। तो जो शाकाहारी हैं डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर फॉर लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आसान क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत आसान आता है, हम सभी कभी न कभी इसको पढ़े रहते हैं। 54 नंबर, द एनिमल्स विच फीड ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड, मतलब ये जानवर जो केवल अन्य जानवर को खाते हैं, जो दूसरे जानवर को खाते हैं, मांसाहारी, कार्निवोर, या ऑप्शन भी देख सकते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी तो सब चीज़ खाते हैं, तो ये हो नहीं सकता। शाकाहारी तो वो तो मांस तो खाते ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। और स्वपोषक, ऑटोट्रॉप, ये तो ग्रीन प्लांट को कहते हैं, वो भी मांस नहीं खाता है। तो जो मांसाहारी होता है, कार्निवोर्स होता है, दूसरे एनिमल के फ्लेश को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेसिबल इज़ ए यूनिट ऑफ, डेसिबल डैश की इकाई है, तो डेसिबल साउंड की इकाई है, जिसको डीवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डीवी, डेसिबल। नेक्स्ट है, प्रोटीन्स आर नॉट फाउंड इन, किसमें प्रोटीन नहीं मिलता है, तो देखिए अंडा में प्रोटीन मिलता है, मीट में प्रोटीन मिलता है, दाल तो प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत है। बच्चा जो बच्चा मतलब जन्म लेने के बाद थोड़ा बड़ा होता है, तो मदर के मिल्क से अगर वो हट चुका है, 1-1.5 साल हो गया, तो मदर का मिल्क आप नहीं लेना चाहिए उसको, 1.5 साल तक हो गया तो मैक्सिमम हो गया, तो उसको क्या दिया जाता है, शुरू में उसको दाल का पानी ही पिलाया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन इनरिच्ड है। और प्रोटीन क्या है, तो बॉडी बिल्डिंग है, हमारे शरीर को निर्माण करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। तो दाल में तो भरपूर मात्रा में भरा हुआ होता है प्रोटीन। राइस में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, प्रोटीन्स आर नॉट फाउंड इन, तो राइस में प्रोटीन नहीं होता, राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हमारा बी है। नेक्स्ट है, ऑरेंज एंड लेमन कंटेन वाइटामिन, ऑरेंज और लेमन, संतरे और नींबू में कौन सा वाइटामिन पाया जाता है, तो वाइटामिन सी, सभी पढ़े होंगे, वाइटामिन सी। नेक्स्ट है, इंसुलिन, इंसुलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इंसुलिन का प्रयोग डैश के उपचार में किया जाता है, तो डायबिटीज़, जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है उनको इंसुलिन का या तो टैबलेट दिया जाता है, और कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है, कोई ज़्यादा ही है, IDDM2 IDDM1 हो, तो अगर कोई ज़्यादा ही है तो उनको इंजेक्शन भी दिया जाता है इंसुलिन का। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीमिया रिजल्ट्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, अनीमिया डैश की कमी से होता है, तो अनीमिया आयरन की कमी से होता है। आंसर ए सही है, आंसर ए, अनीमिया आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आसान है ये सब। वर्मी कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स, वर्मी कंपोस्ट में शामिल होता है, वर्मी कंपोस्ट में क्या शामिल होता है, तो अर्थवॉर्म, पढ़े होंगे कि फर्टिलाइजर जो बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट वाला फर्टिलाइजर जो होता है बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि अर्थवॉर्म, केचुआ के से वो खाद बनाया जाता है, तो अर्थवॉर्म। 61st देखिए, द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट आर मेड बाय, पर्यावरण पर सर्वाधिक प्रभाव डैश का पड़ता है, तो पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव ह्यूमन इंटरवेंस, मानव हस्तक्षेप का पड़ता है। ठीक, ये मानव जीव ही जो है पर्यावरण को के लिए उत्तरदायी है। अगर कुछ नीचे ऊपर हो रहा है पर्यावरण में, आज देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग चरम सीमा पर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, सितंबर में भी कहने लायक नहीं है। ये सब कौन करता है, क्या पशु पक्षी किया है, क्या पेड़ पौधा किया, नहीं, ये मानव स्वयं किया है। ठीक, हम सब खुद इसके उत्तरदायी हैं। तो पर्यावरण को जो अधिकतर हस्तक्षेप मानव स्वयं करता है, इसलिए अधिकतर झेलना हम ही को पड़ता है। आए दिन आप देख ही रहे जो डिजास्टर सब आते रहते हैं, कहीं पहाड़ खिसक गया, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी एवलांच हो जाता है दोस्तों, तो अगर हम करते हैं तो उसका भुगतना भी हम ही को ही पड़ेगा। खैर आगे देखिए, 62 नंबर, मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट इज टर्म्ड, मतलब मानव जाति की आवश्यकताओं और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास। ठीक, इसको और आसान भाषा में समझिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो भी पर्यावरण में है, प्रकृति में जो भी चीज़ है, चाहे नेचुरल हो, प्रकृति से जो मान लीजिए नेचुरल चीज़ मिला है, चाहे वो आपको पेड़ पौधा हो या जो भी फॉसिल फ्यूल हो, इस सब का हमको एक लिमिट में ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस उपयोग कर लेंगे, इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देंगे तो समाप्त हो जाएंगे, तो जो भावी पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको नहीं मिल पाएगा। तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सुंदरवन इज़ नॉन फॉर, सुंदरवन डैश के लिए जाना जाता है, तो मैंग्रोव्स, सदाबहार वन के लिए जाना जाता है सुंदरवन। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर डैम इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर, आसान क्वेश्चन है, सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर पर बनाया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज़ मेडिसिनल वैल्यू, तो आप आसानी से आप पता कर सकते हैं, नीम का बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, नीम का दातुन बनता है, नीम का उपयोग बहुत सारी बीमारी में भी किया जाता है, तो नीम का एक नीम मतलब औषधीय गुण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा डिजीज के लिए कौन उत्तरदायी है? तो मरकरी। मरकरी जो है मिनीमाटा डिजीज के लिए उत्तरदायी है। ये आपको हम इसका आंसर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मिनीमाटा डिजीज समटाइम्स रेफर टू एज चीसो मिनीमाटा डिजीज इज ए न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज बाय सीवियर मरकरी पॉइजनिंग। मरकरी का अगर अत्यधिक पॉइजनिंग हो गया तो उसके कारण मिनीमाटा डिजीज हो सकता है। जापान में ये बीमारी हुआ था, लीकेज हो गया था एक फैक्ट्री से मरकरी, तो अधिकतर आदमी को वहाँ पर मिनीमाटा डिजीज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनटेक ऑफ लीड में प्राइमरली कॉज डैमेज ऑफ द सीसा। लेड मतलब होता है सीसा, और इसका ये एक एलिमेंट है जिसका जो मतलब सिंबल है पीबी, प्लम्बम जिसको कहते हैं। सीसा का सेवन मुख्य रूप से डैश को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, मुख्य रूप से अगर पूछा है तो ब्रेन, ऑब्वियसली ये नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, लेकिन इसके अलावा किडनी सब भी इफेक्ट करता है। लेकिन मुख्य रूप से पूछा है तो आप आंसर ब्रेन मारे, अगर ऑल ऑफ द अबव रहता तो ऑल ऑफ द अबव मारते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे उद्योग जो हानिकारक अपशिष्ट को जन्म देते हैं के रूप में वर्गीकृत किया जाते हैं। मतलब ऐसे उद्योग जो हानिकारक अपशिष्ट को जन्म देते हैं उसको रेड इंडस्ट्री के रूप में उसको वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया से उत्पन्न होता है तो मलेरिया पैरासिटिक इन्फेक्शन, जो मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो कि मच्छर के पास होता है। प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? तो मॉस्किटो उसको मतलब कैरी करता है, वेक्टर है, मॉस्किटो उसका वेक्टर है। तो मलेरिया एक प्रकार का पैरासिटिक इन्फेक्शन है, क्योंकि मॉस्किटो क्या है? पैरासाइट है, दूसरे का जो खून पीता है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ले रहा है उसको पैरासाइट कहते हैं, और जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेता है उसको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट कहते हैं। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन, इसका डी आंसर सही है। दोस्तों हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है, तो पूरा वीडियो देखिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम करके आंसर आपको बता रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लेशन इज कॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ। कह रहा ओजोन डिप्लेशन, डैश के स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तीकरण होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सुने होंगे, तो CFC के कारण में है, ओजोन में गड़बड़ी हो रहा है। नेक्स्ट है, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स नॉट डिग्रेडेड ड्यू टू पोल्यूशन। प्रदूषण के कारण डैश में क्षय नहीं हुआ है। प्रदूषण के कारण मतलब किस में गड़बड़ी नहीं हो सकता है? तो ऑब्वियसली सैंड में हो सकता है, एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, लेकिन सन, सूरज में कितना ही प्रदूषण हम लोग कर लें, यहाँ पर सूरज को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 72 नंबर, द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, जो औद्योगिक प्रदूषक है वही जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एवरीबॉडीज नो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो सन, आंसर ए सही है। नेक्स्ट है 74, द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज। मतलब सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? फ्यूजन है कि फ्यूजन है? तो देखिए, सूर्य जो सन पर जो हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन मतलब जुड़ना। वहाँ क्या होता है? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल से मिलके हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलता है, क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। इसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना होता है, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। ठीक, तो सन पर जो ऊर्जा का स्रोत है वही फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन। हम आपको रेफरेंस भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, द सन जनरेट्स एनर्जी फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। सन जो एनर्जी जनरेट करता है वो प्रोसेस का क्या नाम है? न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू। ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द सन्स कोर काउज न्यूक्लियाई टू सेपरेट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म वन हीलियम एटम। हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करके न्यूक्लियर एटम बनाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको रेफरेंस कहीं और दूसरे चैनल पर जरूर है कि आप नहीं मिलेगा, और हम इस प्रकार से रेफरेंस दिखा के आपको बताते हैं कि आपको अगर ये चीज़ थोड़ा ब्रेन में सेट हो जाए कि हाँ इसका हम रेफरेंस देखे तो ये आंसर यही होगा। इसलिए प्लीज़, इसलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे चैनल पर आपको अच्छे अच्छे नॉलेज मिलेगा। आप कमेंट कीजिए, आपको कोई और भी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए पढ़ाई से संबंधित, तो हम जरूर आपको अपलोड करेंगे। आपके एजुकेशन से संबंधित, चाहे ग्रेजुएशन का हो या 11th-12th का हो या उससे नीचे हो, ग्रेजुएशन तक का तो हम अच्छे से आपको बता सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज कॉज्ड है। भारत में वन भूमि की अधिकतम हानि के कारण होती है। जो वन भूमि है, फॉरेस्ट लैंड है, उसकी अधिकतर हानि किसके कारण होती है? तो इसका आंसर है इंडस्ट्रीज नहीं, रिवर वैली प्रोजेक्ट, नदी घाटी परियोजना। दोस्तों आप लोग मेधा पाटेकर का नाम सुने हुए हैं, वो लोग बहुत दिन से आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डैम बनाने का, टिहरी डैम के बारे में सुने होंगे, उस परियोजना से भी वो जुड़ी हुई है।
और बहुत सारे जो जहाँ पर डैम बनाना है तो उसके लिए किया जाता है, तो जो उस आसपास में जितना भी वन क्षेत्र है उसको पहले हटाया जाता है, फिर वहाँ पर डैम बनाया जाता है। तो वन क्षेत्र में सबसे अधिक हानि करने का कारण किसका है, तो यही रिवर वैली प्रोजेक्ट। इसका भी हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं। देखिए, ऑल दो सेवरल कॉजेज सपोर्टेड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, यद्यपि सेवरल कॉजेज कई सारे हैं कारण डिफॉरेस्टेशन के, जिसमें है कोलोनाइजेशन है, एग्रीकल्चर एक्सपांसन है, फायरवुड कलेक्शन है, टिम्बर हार्वेस्टिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ कल्टीवेशन ऑन स्लोप है, बट द मैक्सिमम, यही सबसे अधिक मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया इज ड्यू टू रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक, नदी घाटी परियोजना के कारण जो मैक्सिमम लॉस है फॉरेस्ट लैंड का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्मल पावर जनरेशन इन इंडिया इज कैरिड और बाय बर्निंग। भारत में ताप विद्युत का उत्पादन को जलाकर किया जाता है। तो ताप विद्युत का उत्पादन कहीं कोयला से भी होता है, कहीं तेल जलाकर भी किया जाता है, कहीं नेचुरल गैस का भी जलाकर किया जाता है। तो आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द फ्यूल यूज्ड इन द कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर, कह रहा है पारंपरिक परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। आप सभी सुने होंगे कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। भारत में यूरेनियम वहीं से आता है। इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अक्षय स्रोत कौन नहीं है, तो ऊर्जा का जो अक्षय, अक्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो, तो सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी दोस्त ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। कोल एनर्जी, कोयला से ऊर्जा प्राप्त, ये खत्म हो सकता है। विंड एनर्जी खत्म हो सकता है, वेव एनर्जी खत्म हो सकता है, लेकिन सूरज, सूरज के लाइफ बारे में कभी सुने हैं कि ये सूरज इतने दिन के बाद खत्म हो जाएगा? सूरज खत्म तो पूरा सृष्टि खत्म, बताने वाला कोई नहीं रहेगा। तो सन जो है सोलर एनर्जी द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है, काव्स लिस्ट पोल्यूशन व्हेन बर्न्ड, जलने पर न्यूनतम प्रदूषण करता है। तो ऑब्वियसली नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है वो जलने पर बहुत कम प्रदूषण करता है। नेक्स्ट नंबर है, डेफोरेस्टेशन ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड हैज़ लेड टू, हाल के दशकों में वनों की कटाई का परिणाम सामने आया है। तो वनों की कटाई से क्या होता है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की हानि। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जंगल में जीव सब रह रहे हैं, अगर आप वन काट दीजिए तो वो लोग कहाँ जाएंगे, शहर की तरफ आएंगे। और अगर जंगली जानवर शहर के, खूंखार जानवर शहर की तरफ आ जाएँ तो आप उसको मार दीजिएगा खुद के बचाव के कारण। तो अगर इस प्रकार से ये प्रोसेस लंबे समय तक हुआ तो उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी, तो वो जैव विविधता की कमी होगी। जैसे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि अपने आसपास बंदर की उत्पाद एक प्रकार से बढ़ गया है। तो बंदर का उत्पाद एक प्रकार से क्यों बढ़ गया है, क्योंकि जंगल नहीं है। बंदर सबको जंगल में रहना चाहिए, लेकिन जंगल है नहीं तो बंदर रहेगा कहाँ, है भी तो बहुत कम है, जहाँ पर उसको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो शहर की तरफ आते हैं। तो जैव विविधता की हानि होगी। नेक्स्ट है, विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, विटामिन से प्राप्त होता है तो क्रूड ऑयल से, विटामिन क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है। द वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज, डैश पीने योग्य होता है, मतलब कौन सा पानी पीने योग्य होता है, तो पोर्टेबल वाटर दोस्तों। प्योर वाटर भी लगेगा, आपका आंसर है पोर्टेबल वाटर भी लग सकता है, और पंजेंट वाटर नहीं। तो आंसर ए बी सी कोई भी लग सकता है, लेकिन जो पीने योग्य होता है उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर दोस्तों। इसका हम आपको रेफरेंस दिखाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पोर्टेबल वाटर ऑल्सो नॉन एज ड्रिंकिंग वाटर कम्स फ्रॉम ए सरफेस एंड ग्राउंड सोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो पोर्टेबल वाटर उसको कहते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया प्रेजेंटली फ्रॉम, वर्तमान में भारत में बायोडीजल का उत्पादन वृक्ष से किया जाता है। जो बायोडीजल होता है एक प्रकार के वृक्ष से उत्पादन किया जाता है दोस्तों, उस वृक्ष का नाम है जेट्रोफा। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जेट्रोफा ट्री से बायोडीजल बनाया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 84, द मेटल यूज इन सोलर पैनल, इस सोलर पैनल में किस मेटल का यूज किया जाता है, तो सिल्वर। किसका, सिल्वर, चांदी का। इज नॉन फॉर इट्स फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, मतलब डैश नियमित भूकंपों के कारण जाना जाता है। तो सभी जानते हैं जापान में सबसे अधिक भूकंप आता है, तो जापान, बार बार भूकंप वहाँ आते रहता है। 86, द लॉस ऑफ एन इंटायर एनिमल स्पीसीज इज नॉन एज, मतलब एक जंतु प्रजाति के संपूर्ण विनाश होने को डैश कहा जाता है। एक जंतु प्रजाति मतलब पूरा का पूरा एक स्पीसीज ही समाप्त हो गया, उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन। क्या कहते हैं, एक्सटिंक्शन। डोडो हो जो मॉरिशस में था, पूरा का पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है। वुली ममूथ हाथी था जिसका मतलब क्या कहते हैं, ट्रंक बहुत बड़ा होता था, पूरी की तरह एक्सटिंक्ट कर चुका है। तो जिसका पूरी स्पीसीज समाप्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाना, विलुप्त हो जाना।
इन्होंने इसका आंसर मारा है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार होना। मतलब क्या, अगर बड़े पैमाने में हत्या करवा दिया जाए उसको जीनोसाइड कहते हैं। ये जीनोसाइड नहीं हुआ, आंसर यहाँ एक्सटिंक्शन होगा, डी। नेक्स्ट है सी लेवल अराइजेज प्राइमरली एज ए रिजल्ट ऑफ, मतलब समुद्री जल का स्तर मुख्य रूप से डैश के कारण बढ़ता है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के पिघलने से समुद्री जल का स्तर बढ़ता है मुख्य रूप से। इस टर्म्ड एज ए टाइगर स्टेट, डैश को बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वीडियो देखिए दोस्तों, द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ी ताजी झील है, तो वुलूर झील किसको कहते हैं, आंसर ए सही है दोस्तों, सी नहीं, ए आंसर सही है। वुलर झील भारत में सबसे बड़ी ताजी झील की झील है, ताजी जल की झील है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया इज, तो भारत में जो सबसे बड़ा मृदा समूह है ब्लैक सॉइल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीएनजी स्टैंड फॉर, आसान क्वेश्चन है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी से अभिप्राय है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, 92 नंबर है कि एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो वुड, लकड़ी को जीवाश्म ईंधन नहीं है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, नेचुरल गैस जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी वुड को जीवाश्म ईंधन नहीं है। 93 नंबर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन, जो CH4 होता है मीथेन, ये सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो CH4 मीथेन। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड, दोस्तों इसका हमको ध्यान, आंसर अभी पता नहीं है हमको, आप कमेंट में लिखिएगा, तब तक हो सकता है हमें पता होगा तो हम जरूर आपको बता देंगे। तो 94 नंबर का हम कुछ तो बता नहीं सकते हैं, ये हम अभी तक नहीं देख पाए सही से। 95 नंबर इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर, मतलब प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। नेचुरल डिजास्टर का प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन है, तो देखिए सुनामी प्राकृतिक आपदा है, हीट वेव चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, एपिडेमिक महामारी भी प्राकृतिक है, क्योंकि हम तो खुद लाते नहीं इसको। इसलिए न्यूक्लियर एक्सीडेंट ये मैनमेड है, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सीडेंट जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हो सकता है उसमें अगर एक्सीडेंट हो जाए, जैसे चेर्नोबिल का नाम सुने होंगे, एक बार हुआ था चेर्नोबिल में, यूक्रेन में है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ था, ठीक। तो ये प्राकृतिक नहीं, ये मैन मेड है, आंसर बी सही है। 96 द मोस्ट रेकरिंग नेचुरल हैजार्ड इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक घटित होने वाला प्राकृतिक आपदा क्या है, तो फ्लड, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा क्या आता है, तो बाढ़ है। नेक्स्ट 97 द पॉइंट वेयर द मोमेंट दैट इट ट्रिगर एन अर्थक्वेक, वह बिंदु जहाँ से भूकंप हलचल सर्वप्रथम उत्पन्न होती है, तो उसको एपी सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं, एपी सेंटर, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है द टिहरी डैम इज लोकेटेड इन, टिहरी बांध कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में, सी है। 99 देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाबा आमते वाज द लीडर ऑफ, बाबा आमते डैश के नेता थे, तो ये चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम। देखो इसका भी आंसर दोस्तों 99 का भी हमको सही से आंसर नहीं पता, क्योंकि बाबा आमते के बारे में हमको बस इतना ही पता कि इन्होंने लेप्रोसी, कुष्ठ रोग के रोगियों के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था, तो लेप्रोसी तो हमको पता है, लेकिन ये चिपको, नर्मदा और टिहरी डैम के बारे में हमको दोस्तों नहीं पता है। तो 99 रखिए, आप हमसे कमेंट में कीजिएगा, तब तक हम आपको बता देंगे। 100 नंबर इन विच ईयर वॉज द क्योटो प्रोटोकॉल साइंड, क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था, तो 1997। तो ये पूरा वीडियो हम 100 क्वेश्चन तक का दोस्तों बना चुके हैं। प्लीज़ कमेंट में लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में कुछ अपना फीडबैक दीजिए, और जो 2 आंसर हम नहीं दिए तो वो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, तो ज़रूर हम आपको भी हम आंसर उसका रिप्लाई देंगे। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि धन लाए, आपके आगामी जीवन, आपका भविष्य अच्छा हो, भगवान से ये प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।